Hello everybody, welcome to the history class of by Hub of Humanities मनीष सर। और आज हम चैप्टर जो कवर करेंगे इसमें दैट इज किनशिप कास्ट एंड क्लास। देखिए चैप्टर बहुत बड़ा है, हम लोग इसको जो लेटर पार्ट में करेंगे एग्जाम्स के बाद तो हम प्रॉपर तरीके से पूरा चैप्टर करेंगे। बट अभी हम एग्जाम्स के दौरान खासकर बोर्ड के जो एग्जामिनेशन हमारी ऑनगोइंग एग्जाम है और हिस्ट्री का पेपर है और ये चैप्टर काफ़ी बच्चों को प्रॉब्लम्स हैं और मेरे पास कई कॉन्टेक्ट किया गए बच्चों ने सर इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। तो आज हम इसके जो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसे कवर करेंगे। सबसे पहले हम महाभारत से शुरू करते हैं। देखिए महाभारत बेसिकली हमारा एक रिलीजियस टेक्स्ट है। अगर आप इसको थोड़ी देर के लिए टॉपिक को समझें, मैं आपको पिछले प्रीवियस चैप्टर में लेके जाता हूँ और आगे के चैप्टर्स में भी। जो प्रीवियस चैप्टर हमने पढ़ा था इसके अंदर वो इकोनॉमी के साथ ज़्यादा रिलेटेड था उस पीरियड में जो 6th सेंचुरी बीसी से 6th सेंचुरी सीई के दौरान जो हमने ज़्यादातर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को स्टडी किया। इस चैप्टर में हम लोग जो स्टडी कर रहे हैं थर्ड चैप्टर में फर्स्ट बुक में किनशिप कास्ट एंड क्लास 600 बीसीई से 600 सीई। इस पीरियड में आप सोचिए जो कुछ भी हमारे वेदास में कंपाइल था या हमारे वेदास में इंपॉर्टेंटली बताया गया उन चीज़ों को नॉर्मल लोगों तक किस तरीके से भेजा जाए। इसमें दो सिस्टम्स बुक्स में डाले गए, एक नरेशन में और एक डिडक्टिक। अगर हम डायडेक्टिक में और नरेशन में देख के चलें तो बहुत सारी ऐसी स्टोरीज हैं जो हमें अच्छी भी लग सकती हैं, बुरी भी लग सकती हैं, ऑथेंटिक भी लगती हैं और कुछ ऐसा लगता है कि शायद वो एग्जैजरेशन के थ्रू है। ये हम लोग स्टडी को जब करना शुरू करते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारे सामने चीज़ आती है दैट इज नरेशन। उस नरेशन को महाभारत की नरेशन ही कम से कम 3 घंटे की है। 2 से 2.5 घंटे में क्लासेस जब देता हूँ तो 2.5 आवर्स विदाउट एनी बुक हम लोग उस नरेशन को लेते हैं। बिकॉज बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स हैं जैसे द्रौपदी की मैरिज है या एकलव्य को एजुकेशन ना देना, ये नरेशन भी है। और साथ ही इसमें डिडक्टिक्स भी आते हैं, जैसे एकलव्य को एजुकेशन ना मिलना, वो चीज़ बुरी लग सकती है जो आज के कंटेक्स्ट में शायद बुरा लगे, बट उस समय ये एक प्रैक्टिस थी कि सिर्फ क्षत्रिय को ही एजुकेशन दी जाएगी और भी ब्राह्मण देंगे। और द्रौपदी की जो मैरिज है वो भी इसी तरीके से। जब वेदास कंपाइल किए गए जिसमें हम अपने भगवान शिव, भगवान विष्णु, इन देखिए हमारे 2 गॉड्स हैं मेन और तीसरे ब्रह्मा जी हैं। जो हमारे मेन चीफ गॉड हैं हमारे वो है भगवान शिव और दूसरे हमारे प्रिंसिपल डायटी हैं जिनको हम मान के चलते हैं भगवान विष्णु, जिनको हमने अलग अलग फॉर्म्स में अपने साथ जोड़ना शुरू किया। और ये मैं आगे जब 4th चैप्टर कराऊंगा तो हमारा टॉपिक इसमें आएगा द ग्रेट लिटिल ट्रेडिशन। लेकिन अभी उसको डिस्कस नहीं कर सकते बिकॉज दैट विल बी कंफ्यूजिंग फॉर यू। बट आप सोचिए ग्रेट हमारे भगवान कौन है, हमारे प्रिंसिपल डायटी विष्णु जी और उनके 7 इंकारनेशंस जैसे भगवान राम अयोध्या में और भगवान कृष्ण मथुरा के अंदर हम इनको कोरिलेट करके चलते हैं। अब जब हम इन चीज़ों को जोड़ना शुरू करते हैं तो वाई महाभारत वाज कंपाइल्ड। और महाभारत थी क्या? महाभारत एक टेक्स्ट है और उस टेक्स्ट को किस तरीके से जोड़ा गया और उस टेक्स्ट की सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है उसको हम देखना शुरू करते हैं। और वो टेक्स्ट बेसिकली वेदास को जो कि बहुत टफ संस्कृत थी उन्हीं को कंपाइल किया गया एक इजी संस्कृत में। और ये काम किसने किया? ब्राह्मण्स ने। और ये स्टोरीज नहीं है, ये एक तरह से बार्ड्स जो लिखते थे, पोएट्स जो लिखते थे, जब विक्ट्री होने के बाद जो राजा या जो बड़े बड़े एम्परर्स आते थे तो उनकी प्रशंसा में, जैसे आपने प्रीवियस चैप्टर में बड़ा प्रशस्ति थी, ऐसे ही इनको बना करके लिखा गया। और ये एक तरह से ऐसी स्टोरीज हैं जो 2 प्रॉब्लम्स में आ सकती है। ये स्टोरीज एक आदमी का काम नहीं है, बायोलॉजिकली आप 1000 साल तक इन स्टोरीज को नहीं लिख सकते, ठीक है। दूसरी चीज हम इन चीजों को देख के चलते हैं कि इन स्टोरीज में बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं जो अलग अलग जगहों पर हुए हैं और उन इंसिडेंट्स को हम लोग ऑथेंटिक या ऑथेंटिसिटी में अगर देखना शुरू करें तो ये इंसिडेंट्स हमें दिखने शुरू होते हैं। हम इन पे फोकस जीरो जो होता है हमारा पूरी तरह वो आ जाता है संस्कृत में, बिकॉज संस्कृत वॉज अवर मेजर लैंग्वेज और उसी संस्कृत से बाकी लैंग्वेजेस कंपाइल हुई हैं। उन संस्कृत लैंग्वेजेस से हम बाकी लैंग्वेजेस को देखते हैं तो कुछ ऐसे इंसिडेंट्स भी हमें दिखाई देते हैं जो कहीं पर
ऑलरेडी हो चुके हैं और वो दूसरी जगह पर भी सेम इंसिडेंट्स अपनी ऑथेंटिसिटी बताते हैं और इनको बहुत बड़े तौर पे क्रिटिकल एडिशन किया गया। किनशिप आप सोचो दो जो वॉरिंग कजन्स की बात कर सकते हैं, बट वॉरिंग तो बाद में है, कजन्स है जिसे हम कुंबा बोलते हैं, जिसे हम क्लैन बोलते हैं, एक किनशिप है। और सिस्टम वॉज द पैट्रिलिनियल, जहाँ पर पूरे तरीके से डिसेंडेंट फादर से बेटे चलाते थे और इसमें वुमेन की अथॉरिटी, वुमेन की पावर या वुमेन का सोशल स्टेटस उस समय कैसा रहा होगा वो भी आना शुरू होता है। देखिए ये वो पीरियड है जिसमें इंडिया में बाहर से भी लोग आने शुरू हुए थे। आपने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा होगा, वो मैं जब करवाऊंगा उसके अंदर हमने कनिष्का नाम के एम्परर का नाम सुना था, कनिष्क। कनिष्क वॉज एन आउटसाइडर। बहुत सारे ऐसे लोग थे जो बाहर से आ रहे थे और जो बाहर से आने के बाद इंडिया के अंदर इंडियन कल्चर को, इंडियन रिलीजन को फॉलो कर रहे थे। और मगर उनकी जो प्रैक्टिसेस थी वो पैट्रिलिनियल से मदर को ज्यादा इंपॉर्टेंस देती थी। वो आगे नेक्स्ट टॉपिक वही हम पकड़ेंगे। जब हम इन सब चीजों को देखना शुरू करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट हमारे सामने क्या चीज आती है कि क्या महाभारत एक ऑथेंटिक बुक है? यस, महाभारत बेसिकली हमारे लिए एक ऐसी बुक के तौर पर है, एक ऐसा टेक्स्ट है जो हमें लाइफ में बहुत सारी चीजें बताती है और वो प्रैक्टिसेस हमारे पास कोई और तरीका भी नहीं है उनको जानने का। हो सकता है कि एक हाइब्रिड बुक रही हो महाभारत, क्योंकि महाभारत के कुछ इंसिडेंट्स साथ साथ चल रहे होंगे, साथ साथ उनको कंपाइल किया गया होगा और इस पीरियड को हम जब देखना शुरू करते हैं तो हमारे इसमें हमारे जो मेन गॉड्स के इंकारनेशन है वो भी इसमें दिखाई देते हैं। तो वो हमें इन चीज़ों को बोलते हुए, इन चीज़ों के बारे में बात करते हुए वी हैव टू फॉलो सम कंस्ट्रेंट्स। कंस्ट्रेंट्स हमें अपने ऊपर संयम बरतना पड़ता है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखनी पड़ती है जो बिल्कुल हमें ऑथेंटिफिकेशन के साथ दिखाई दें। क्योंकि आप सोचो महाभारत के साथ ही जुड़ी है भगवत गीता और ये प्रैक्टिसेस को हम जब फॉलो करना शुरू करते हैं तो इस प्रैक्टिस में हमें ऐसा ही एक सिस्टम दिखाई देता है, पैट्रिलिनियल सिस्टम, जहां फादर से बेटों को आगे लीगल हेयर बनाया जाता था। देखो हिस्ट्री वाज ऑलवेज रिटन बाय विक्टोरियस पीपल, तो हिस्ट्री को एक उस पर्सपेक्टिव में दिखाया गया जो पर्सपेक्टिव विक्टोरियस लोगों का होता है। और इस डायनेस्टी में 6th सेंचुरी BCE ऑनवर्ड्स जब इनको तैयार किया गया इन सब चीज़ों को, तो हमारे को कुछ ऐसे इंसिडेंट्स दिखाई दिए जो पहले से हमारे वेदास में थे, बट बाद में उनको इजी संस्कृत में स्पेशली ब्राह्मण्स ने डालना शुरू किया इंसिडेंट्स के साथ, नरेशंस में भी और डिडेक्टिक के अंदर भी, ताकि वो लोगों को, आम आदमी को रिचुअल्स और प्रैक्टिसेस में समझ आना शुरू हो। बट क्या हम ये मान के चलें कि सिस्टम इतना रिजिड था? नो, नॉट इन रियलिटी। सिस्टम वॉज नॉट सो रिजिड बिकॉज हम चंद्रगुप्त मौर्य के ओरिजिन की अगर बात करें तो बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे सामने आना शुरू होते हैं। सिस्टम वॉज क्लोज एंडेड और ओपन एंडेड। देखो बेटे, मैं आप लोगों को दो चीजें बड़ी क्लियर कर देता हूँ, आगे इस टॉपिक में भी आएंगे। क्लोज एंडेड सिस्टम और ओपन एंडेड सिस्टम में सबसे बड़ा अंतर क्या होता है? डिफरेंस इज मेन इज दैट जो सिस्टम हमारा वर्ण पे चलता है, वर्ण, जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रास हैं, वो सिस्टम हमारा एक तरह से हम लोगों ने ओपन एंडेड बना रखा था। वर्ण चेंज होते रहते थे बिकॉज डिवीजन ऑफ लेबर हुई। डिवीजन ऑफ लेबर के साथ साथ हम लोग अर्बनाइज्ड एरियाज में पहुंचे होंगे और वहां पर लोगों ने ओपन एंडेड सिस्टम को ज्यादा प्रेफरेंस दी होगी। लेकिन वही चीज जाति में आ जाती है। देखो कास्ट, कास्ट इज नॉट एन इंडियन वर्ड। आप जब सोशियोलॉजी क्लासेस लोगे तो विल मेक यू अंडरस्टैंड कि कास्ट कम्स फ्रॉम द वर्ड कास्टा। कास्टा मींस ए काइंड ऑफ अ रेस जो बाहर से आया है वर्ड। दिस इज नॉट एन इंडियन वर्ड। तो उससे पहले हम एक वर्ड यूज करते थे जाति। आज भी हम हिंदी लैंग्वेज में एक वर्ड बोलते हैं जात। वो जाति, वो जात जो है वो हमारा इंडियन कंटेक्स्ट है और वो जाति वो अचीव्ड नहीं है, वो एस्क्राइब्ड बन जाती है। एस्क्राइब्ड मींस जिस जाति में आप या जिस जात में आप पैदा हुए हो वो आपको मिली है, बाय बर्थ मिली है। तो वो सिस्टम ओपन एंडेड ना होते हुए क्या हो जाता है? क्लोज एंडेड सिस्टम। अब इस सिस्टम में हमने जब देखना शुरू करते हैं तो और बहुत सारी ऐसी स्टोरीज हैं या बहुत सारी ऐसी नरेशंस हैं। वो नरेशंस जैसे हमने एक ऋग्वेद, हमारे जो चारों वेदास हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, साम, हम इसमें वेदा से चीज देखते हैं कि 1000 BC में टेक्स्ट एक डाला गया, chanted by the priest while conducting the marriages as a ritual। इस पेज नंबर 56 के ऊपर एक चीज लिखी है, आई फ्री फ्रॉम हेयर बट नॉट फ्रॉम देयर।
I have bound her firmly there so that the grace of Indra she will have fine sons and fortunate in her husband's love. आप सोचो इस सिस्टम को पेट्रिलिनियन बनाने के लिए हमने वेदास की भी मदद ली और उस वेदास से इसको सिंपल लैंग्वेज में किस तरीके से ट्रांसलेट किया गया। आई फ्री फ्रॉम हेयर, मैं यहाँ से तो फ्री हूँ लेकिन नॉट फ्रॉम देयर, मुझे उस घर से जाने के लिए भी कुछ हेल्प चाहिए। फ्री, मेरे को मेरे फादर यहाँ लेकर के आए, उसके बाद वो मेरी मैरिज करेंगे, काइंड ऑफ अ थिंग कि वुमेन के परस्पेक्टिव से बताया गया। और आई हैव बाउंड हर फैमिली फर्मली देयर, उस फादर के बाद वो उसकी मैरिज करेंगे और वो मैरिज में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होगी, कन्यादान। उस कन्यादान में फादर की एक सबसे बड़ी ड्यूटी होती है किसी भी डॉटर की कन्यादान करना, दैट्स द बिगेस्ट काइंड ऑफ अ थिंग, एवरी ड्यूटी एवरी फादर हैज टू परफॉर्म। ये कन्यादान जो है वो करने के बाद she will have to produce a fine sons, so she will get a husband's love. Fortunately अगर उसके fine sons होते हैं तो इस सिस्टम में उसको हस्बैंड का लव भी मिलेगा और अफेक्शनेट भी होगा। आप सोचो सिस्टम इतना रिजिड नहीं होता। इस सिस्टम में हमने एक पर्सन का नाम देखा था जो चंद्रगुप्त सेकंड डॉटर थी, प्रभावती गुप्ता, और प्रभावती गुप्ता ने सिस्टम को डिफाई करते हुए एक तरीके से सिस्टम को चलाया भी और खुद वो एम्प्रेस बनी वहां पर। उसी तौर पे हम देखते हैं हमारा एक मनुस्मृति हमारा फर्स्ट लीगल टेक्स्ट है, और मनुस्मृति हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट चीज है इसको हम इसी से मान के चलते हैं कि मनुस्मृति के जो लीगल टेक्स्ट हैं या मनुस्मृति की जो टीचिंग्स हैं या मनुस्मृति के जो बातें लिखी हुई हैं वो आज भी उसी हिसाब से हमारी मैरिजेस भी होती हैं। और मनुस्मृति के अंदर हम लोग एक चीज और मान के चलते हैं, उसकी बहुत सारी चीजें रेलेवेंट आज भी हैं, तो वो हमारा पहली लीगल बुक के तौर पे हम उसको एक मान्यता देते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं, और आज भी वो हमारे सिस्टम में आने शुरू होते हैं। देखिए मैंने आपको बताया था हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन से जब आना शुरू करते हैं तो बीच में एक वी पीरियड है दैट इज ऑलमोस्ट ऑफ 1500 ईयर्स जहां ये वेदास कंपाइल हुए। इन वेदास की कंपाइलेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, इन वेदास को हमने सिस्टम में लाना शुरू किया, प्रैक्टिस करना शुरू किया होगा, बट कोई बड़ी डायनेस्टी हमें नहीं दिखाई दी जो इन वेदास को हमें आगे प्रैक्टिस करने के लिए बताती होगी। तो इसीलिए जो सिस्टम था उसमें ब्राह्मण्स ने महाभारत रामायण जैसे टेक्स्ट इनको ऑथेंटिक चीजों को बुक्स की फॉर्म में बताना शुरू किया होगा, और ये हमारे को कुछ एविडेंसेस मिलते हैं कि जहां पर हमें जाकर के चीजों को देखिए थोड़ी बहुत एग्जैजरेशन हो सकती है। एग्जैजरेशन क्या हो सकती है कि उतना ग्रैंड्योर ना रहा हो लेकिन वो सब चीजें एग्जिस्ट करती थी और वो सब चीजें विद एविडेंसेस हमें दी गई हैं। और आप सोचिए इन चीजों के ऊपर हम कमेंट नहीं कर सकते, बट ये हमारी हिस्ट्री का पार्ट है, ये हमारी आस्था का विषय है, और इससे बढ़ के हमारे लिए कोई भी इंपॉर्टेंट चीज और नहीं हो सकती। और बाद में हम इन्हीं चीजों को अपने बुक्स की फॉर्म में जब देखना शुरू करते हैं तो ये बुक्स हमारे लिए एक तरह से मार्गदर्शन भी करती हैं, हमें गाइड भी करती हैं, और आज भी हम लोग अपनी एज के हिसाब से इन चीजों को फॉलो कर रहे हैं, चाहे वो महाभारत हो या रामायण हो। कितनी इंपॉर्टेंट बुक्स है हमारे लिए, हमारी लाइफ में एक बच्चे के जीवन में शुरू से लेकर के एंड तक। आप सोचिए हमारे घर में अनफॉर्चुनेटली जब डेथ होती है तब भी हम भगवत गीता का ही पाठ रखते हैं, तो ये चीजें कितनी इंपॉर्टेंट रही होंगी। और आप सोचिए शादी करते हुए वेदास को ही हम लोग मंत्रोच्चारण होते हैं, बट वो सिस्टम बहुत मुश्किल था, वो सिस्टम वॉज नॉट सो ईजी, वो लैंग्वेज वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर ऑर्डिनरी पीपल। वो संस्कृत एक एलीट लोगों की लैंग्वेज थी, उसको धीरे धीरे उस एलीट लैंग्वेज को नॉर्मल लोगों की संस्कृत में कंपाइल किया गया महाभारत और रामायण जैसी बुक्स के साथ। और फिर हमने टेक्स्ट, नॉट यूज द वर्ड बुक, द टेक्स्ट, और हमने उन 10 बुक्स के बारे में इसमें पढ़ना शुरू किया, फिर रूल्स ऑफ मैरिजेस देखने शुरू करे। देखिए एंडोगेमी एक्सोगेमी मैरिजेस हमें दिखाई देती हैं जो कास्ट के इन बिटवीन होती हैं, कास्ट के बाहर होती हैं, और फिर पॉलीगनी इसमें दिखती है जहाँ पे मैन हैव सेवरल वाइफ्स, पॉलिंड्री दिखती है जहाँ पे वुमेन हैव सेवरल हस्बैंड। अब सोचिए वुमेन हैव सेवरल हस्बैंड्स, इसमें दो चीजें आती हैं, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जब भी हम किसी कंटेक्स्ट को पढ़ते हैं उन दोनों को दिमाग में रखना बहुत जरूरी है, वन इज नरेटिव एंड अदर इज डायलेक्टिक। प्लीज नोट डाउन दिस थिंग। हम द्रौपदी की मैरिज देखते हैं, द्रौपदी की जो मैरिज है
उसमें नरेशन में एक चीज हमें ये दिखाई देती है कि द्रौपदी ने शिव जी की पूजा करी और उसमें उनकी पूजा करते हुए उसने डिमांड करी कि मुझे एक सबसे सुंदर, सबसे जैसे कहते हैं ब्रेवरी हस्बैंड या सबसे स्ट्रॉन्ग, किसी भी तरीके से उसने डिमांड करी। और वो पांचों चीजें एक पुरुष में होनी जरूरी, मतलब कंपल्सरी नहीं थी कि हो उसके पास। तो वहां से भी उनको पांचों चीजें, उनकी विश पूरी हुई। दूसरी चीज हम ये मान के चलते हैं, अगर हम इसको डिडैक्टिक में देख के चलें, तो उस समय हिल्स में ऐसी हमें पोलेंड्री दिखाई देती थी। और ये जब शादी हुई है महाभारत के पीरियड के दौरान, वो लोग उस पीरियड में उसी जोन में थे, उसी जगह पर थे, और उस जगह पर ऐसी पोलेंट्री प्रैक्टिसेस हमें दिखाई दी। तो हम इसको जोड़ सकते हैं उस पीरियड के साथ, डिडक्टिक के साथ। यही चीज हमें दिखाई देती है एकलव्य और गुरु द्रोणाचार्य की एजुकेशन सिस्टम में। गुरु द्रोण ने एकलव्य को क्यों मना किया था, ये नरेशन है। नरेशन बहुत सिंपल है कि वो एंटाइटल्ड ही नहीं थे उनको एजुकेशन देने के लिए। एंटाइटल्ड मतलब एक तरीके से उनको अपॉइंट किया गया था किसी और बच्चों को देने के लिए, और वो एजुकेशन उनसे जो ले रहे थे वो डिफरेंट तरीके से बिना बताए ली गई थी, ठीक है। जिसको गुरु द्रोणाचार्य ने एक्सेप्ट नहीं किया कि मैं आपको एजुकेशन दूंगा, और उन्होंने उनसे गुरु दक्षिणा में उनका थंब मांग लिया। अब हम डिडक्टिक में आना शुरू करते हैं। गुरु द्रोणाचार्य वॉज अ ब्राह्मण। आप सोचिए, एक ब्राह्मण एक सिस्टम को डिफाइन नहीं कर सकता, एक टेक्स्ट को डिफाइन नहीं कर सकता जिस टेक्स्ट में ये चीज लिखी हो कि आप शूद्रास को एजुकेशन देंगे। तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम आनी शुरू होती है। हम इस लैंग्वेज को, इस सिस्टम को जब प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं, तो ये चीज समझ आती है कि डायरेक्शन में, डिडक्टिक स्ट्रक्चर में, गुरु द्रोण वॉज नॉट एंटाइटल्ड टू प्रोवाइड एजुकेशन टू एकलव्य, और एजुकेशन देने से मना कर दिया। अब समझिए, अगर वो दे देते एजुकेशन या ऐसा कुछ इंसिडेंट ऑपोजिट होता, तो वो सिस्टम को डिफाई करते। और गुरु द्रोणाचार्य खुद ब्राह्मण थे, तो हाउ कैन ही डिफाई द सिस्टम। तो इसमें कोई बुरा या अच्छा नहीं है, वो चीज बुरी थी। आज सोचिए, अगर आज एकलव्य जैसे स्टूडेंट्स होते तो उनको एजुकेशन भी मिलती और रिजर्वेशन भी मिलता, जो कि आज के सिनेरियो में, आज के सिस्टम में बहुत अच्छी चीज है। बट हो सकता है उस सिस्टम में, उस सिनेरियो में ये चीज ठीक ना हो। हम लोग उसके बाद आगे बढ़ना शुरू होते हैं पेज नंबर 58 के ऊपर, गोत्रास ऑफ वुमेन। अभी मैंने आपको क्या बताया था, कुछ ऐसे इंसिडेंट्स दिखाई दिए जहां से वुमेन बाहर से, ये कुछ किंग्स बाहर से आने शुरू हुए। तो वहां पर जो किंग्स थे ना, वो अपनी मदर के साथ बहुत अटैच थे। और वहां पर कुछ सिस्टम्स में मदर को पेट्रिलिनियस सिस्टम से भी ऊपर रखा जाता है। और ये सिस्टम जो है, इसमें हम गोत्रास को जब स्टडी करते हैं वैदिक सीयर के अंदर, तो गोत्रास वर रिगार्डेड एज डिसेंडेंट्स। Two rules about Gotras were particularly important. Women were expected to give up their father गोत्र, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। एक वुमेन की जब मैरिज होती है तो वो अपने फादर के गोत्र को छोड़ के अपने हस्बैंड के गोत्र को अडॉप्ट कर लेती है। और अगर इस गोत्र में वो मैरिज नहीं करते, सेम गोत्र में, एंडोगेमी और एक्सोगेमी, हमने पढ़ा इन चीजों को। हमें कई किंग्स ऐसे दिखाई दिए हैं जिन्होंने अपने नाम किस तरीके से, स्पेशली सतवाहना रूलर, सतवाहना रूलर जो हैं, उनके ओरिजिन में हम मान के चलते हैं कि वो इंडियन ओरिजिन के नहीं थे। दे केम टू इंडिया, उन्होंने इंडियन रिलीजन, इंडियन धर्म, हिंदू प्रैक्टिसेस को, रिचुअल्स को फॉलो किया। बट कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस हैं जो लगातार वो बाहर की अपनी प्रैक्टिसेस को छोड़ नहीं रहे थे। और वहां पर हमें गौतमी पुत्र, सन ऑफ गौतमी, और वशिष्ठी पुत्र, ये ऐसे कुछ वर्ड्स दिखाई देते हैं। सतवाहना रूलर जो है उसमें हमें ये चीजें दिखाई दी हैं। आप देखो बेटे, मैं तुम्हें हिंदू रिलीजन और बुद्धिज्म के बारे में दो चीजें बताता हूँ जो नेक्स्ट टॉपिक में बतानी थी नेक्स्ट क्लास में, बट मैं अभी आपको क्लियर करता हूँ, वो बहुत इंपॉर्टेंट होगी आपके लिए। हमारे गॉड्स में और बुद्धिज्म में क्या फर्क है। अगर हम अपने गॉड्स में देखिए, हो सकता है कि हम उतने एक्यूरेट ना हो, बट बच्चों के लिए ये चीज समझनी बहुत जरूरी है कि हाउ दीज गॉड्स, जो हमारे पुराण में थे या पौराणिक काल में थे, जिनके एविडेंसेस हमें नहीं मिले या जिनके बारे में हम बहुत कुछ नहीं जानते, हाउ दे केम ऑन टू द अर्थ, वो इंकारनेशंस हुए। और यही ग्रेट ट्रेडिशन लिटिल ट्रेडिशंस में जुड़ना शुरू हुआ। शिव जी, विष्णु जी, शिव जी को हम अपने चीफ गॉड के तौर पे मान के चलते हैं, और विष्णु जी हमारे प्रिंसिपल डाइटी थे। ये प्रिंसिपल डाइटीज ग्रेट ट्रेडिशन से धीरे धीरे नीचे आने शुरू हुए। और आप आगे भक्ति सूफी सेंट्स में पढ़ोगे कि भगवान से बड़ा भगवान का भक्त जो उनकी पूजा करता है, जो उनकी एक तरह से रोज प्रे करते हैं या सॉन्ग्स
या हेम्स बनाते थे, लिखते थे, वो इम्पोर्टेंट होते गए। और इसमें हमने बाद में देखा कि जैसे कैसे मीरा निर्गुण भक्ति में या गुरु नानक देव जी निर्गुण भक्ति में, और इसमें बाहर से आउटसाइडर्स जो हमारे सिस्टम से आए थे, निजामुद्दीन औलिया जैसे जो बड़े हमारे रिलीजियस गुरु थे, वो भी इसमें आना शुरू हो गए। हमने उनकी टीचिंग्स को इम्पोर्टेंट तौर पे लेना शुरू किया, और वेराश्वर ट्रेडिशंस हमने देखा, लिंगेट्स हमने देखा। उसी तरफ हम लोग दूसरे सिस्टम को देखते हैं, गौतम बुद्धा को। गौतम बुद्धा जब अपनी लाइफ में एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की तरह जिंदगी जी रहे थे, अपनी टीचिंग्स या अपने डिसाइपल्स को जो चीजें बता रहे थे, वो उनके जो स्टूडेंट्स थे या उनके डिसाइपल्स से उनको समझ आ चुका था कि ये चीज ऑर्डिनरी चीजें नहीं है। और गौतम बुद्धा को उनकी टीचिंग्स के साथ बाहर भेजने की जरूरत थी, क्योंकि इतने बड़े ह्यूमन बीइंग्स, जैसे हम कह सकते हैं कि वो भगवान बन चुके थे, उनकी टीचिंग्स वो बाहर जाना चाहती थी, और वो टीचिंग्स की जरूरत थी लोगों को। ऐसा नहीं कि वो वही बाहर भेजना चाहते थे, बल्कि उस वक्त उन टीचिंग की जरूरत थी, क्योंकि कुछ गलत प्रैक्टिसेस किसी भी रिलीजन की बाहर की कंट्रीज में थी, वो उसको मॉडिफाई करना चाहते थे। देखिए, हमारे धर्म की सबसे बड़ी खासियत क्या है, हम लोग अगर इंडिया में हिंदू धर्म को देख के चलें, हिंदू धर्म इज द ओनली धर्म इन दिस वर्ल्ड जिसमें एक सेल्फ क्लीनिंग सिस्टम है। वो सेल्फ क्लीनिंग सिस्टम अपनी सभी बुरी प्रथाओं को खुद खत्म करके ठीक करना शुरू करता है। और हिंदू धर्म ही एक अकेला ऐसा धर्म है या कंट्री है, इंडिया, जिसने बाकी धर्मों को भी, चाहे वो बुद्धिज्म हो, चाहे जैनिज्म हो या सिखिज्म हो, इवन इस्लाम को भी मॉडिफिकेशन की जरूरत थी, वो भी यहाँ पर अडॉप्ट किया गया। और कोई रिलीजन, इवन क्रिश्चियनिटी भी यहाँ पर आई। और ये चीजें जो हैं, इसको हम लोग जोरास्ट्रियंस भी यहाँ पर आए। हम इन सब रिलीजन्स को किस तरीके से अपने कल्चर में डालना शुरू किया हमने। ऐसे ही गौतम बुद्धा, एक बुद्धा से कैसे बनने शुरू हुए बोधिसत्व, वो बाहर कैसे पहुंचे। और जब आप गौतम बुद्धा की कोई भी स्टैचू देखेंगे, स्पेशली इंडियन गॉड्स की तरह से, तो समझ लीजिएगा वो गॉड है आपके मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट में, जो गौतम बुद्धा की टीचिंग्स को या गौतम बुद्धा को प्रोजेक्ट किया गया है। और फिर गौतम बुद्धा को कई पिक्चर्स में, जैसे मैं आपको नेक्स्ट इसी बुक में दिखाऊंगा, कई ऐसी पेंटिंग्स हैं जहाँ गौतम बुद्धा को ह्यूमन फॉर्म में भी नहीं दिखाया गया, तो वहां पर उनको गॉड की फॉर्म में दिखाना शुरू किया जा चुका था। और फिर गौतम बुद्धा बने बोधिसत्व, जो बहुत बड़े ओरिजिनेशन में पूरे वर्ल्ड में, चाहे वो श्रीलंका हो, चाहे इंडोनेशिया हो, चाहे वो आपका जापान हो या थाईलैंड हो या चाइना हो, वहां पहुंचे। तो वहां पर गौतम बुद्धा बोधिसत्व में कन्वर्ट हुए। और वो कन्वर्जन ऐसा नहीं था कि भगवान चेंज हो गए, भगवान बड़े हो गए। आप गौतम बुद्धा की जो स्टोरीज देखेंगे, वो भी बहुत सिंपल स्टोरीज होंगी जो उनकी लाइफ टाइम के दौरान जुड़ी गई है। लेकिन आप इसी चैप्टर के अंदर अगर एक स्टोरी देखेंगे, जहां पर गौतम बुद्धा को, अगर आप पेज नंबर 66 पर जाएंगे, तो वहां पर गौतम बुद्धा को प्रोजेक्ट किया गया है इन बोधिसत्व। तो ये हो सकता है जो टीचिंग्स हैं या ये जो स्टोरीज हैं उनके साथ जुड़ी हुई, ये तब दी गई होंगी जब गौतम बुद्धा बन चुके थे बोधिसत्व। और ये टीचिंग्स में आपको गौतम बुद्धा के जो कपड़े हैं या उनका जो एक भेष है, या एक तरीके से उनकी जो, अब जिसे कहते हैं ना कि हम स्ट्रक्चर देखते हैं, वो हमें इंडियन फॉर्म में दिखाई नहीं देगा। उसमें कौन सा स्कूल ऑफ आर्ट होगा? नॉट मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट, उसमें गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट होगा। और गौतम बुद्धा को अगर आप एक पेज नंबर अपना चलेंगे लास्ट चैप्टर में, चैप्टर 4 में पेज नंबर 108 पे देखेंगे, तो यहाँ पर आपको गौतम बुद्धा गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट में, यहाँ देखिए दिखाई दे रहे हैं, गौतम बुद्धा की फॉर्म चेंज हो चुकी है। दिस इज ऑन पेज नंबर 108। और फिर हम लोग आना शुरू करते हैं पेज नंबर 103 के ऊपर, मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट में। यहाँ पर गौतम बुद्धा आपको एक इंडियन भगवान की तरह दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ से हम देख के चलते हैं कि गॉड्स को किस तरीके से हम लोगों ने प्रोजेक्शन चेंज किया। देखिए, गौतम बुद्धा यहाँ पर भी ग्रेट थे, वहां पर भी ग्रेट थे, उनकी प्रोजेक्शंस चेंज हो गई, बिकॉज वहां उनको आपने उस फॉर्म में दिखाना था, अ लार्जर देन लाइफ इमेज। हमारे गॉड्स अ लार्जर देन लाइफ इमेज पहले से ही थे, चाहे वो शिव जी हो, चाहे ब्रह्मा जी हो या विष्णु जी हो। उनको कैसे लैंड में साथ में जोड़ा गया होगा, भगवान राम या भगवान कृष्ण, जो लेटर ट्रेडिशंस में आए और उन्होंने यहाँ जन्म लेकर के उनकी टीचिंग्स को, उनकी फॉलोअर्स को हमें बताना शुरू किया। और फिर बाद में उनको किस तरीके से बुकिश फॉर्म में और किस तरीके से हम लोगों ने मंदिर में या टेम्पल्स में उनको हमने भजन कीर्तन या एम जो बोलते हैं उसमें डालना शुरू किया। हम लोग उस अनफेमिलियर फॉर्म से एक फेमिलियर फॉर्म में लाना शुरू कर रहे थे, जबकि गौतम बुद्धा को एक फेमिलियर फॉर्म से एक अनफेमिलियर फॉर्म में लाया जा रहा था।
उसके बाद सोशल डिफरेंसेस हमें दिखाई देती हैं। देखिए सोशल डिफरेंसेस के तौर पे हम ये मान के चलते हैं कि इंडिया में मैंने आपको दो चीजें बताई, लोकल एक जो ट्रेडिशंस में ओपन एंडेड सिस्टम एंड क्लोज एंडेड सिस्टम, और किसी भी चीज में एक डिवाइन ऑर्डर बहुत जरूरी होता है। जब हम इस डिवाइन ऑर्डर को समझना शुरू करते हैं तो आप समझ के चलिए कुछ चीजें बाय बर्थ डिसाइड होती हैं। बाय बर्थ अगर हम कोई भी चीज बोलेंगे दैट इज अस्क्राइब्ड, और बाय क्लास स्टेटस अगर हम बोलेंगे कोई चीज जो आपने अचीव करी है दैट इज बाय अचीव्ड स्टेटस। ठीक है, उसके बाद हम लोग यहाँ पर जातीज एंड सोशल मोबिलिटीज पे आते हैं पेज नंबर 63 के ऊपर। आप सोचिए डिवीजन ऑफ लेबर। डिवीजन ऑफ लेबर ने लोगों को कास्ट में डालना शुरू किया। हम लोग अपनी जात को अपने वर्ण के साथ साथ जोड़ना शुरू कर देते हैं। वर्णांश हमारे शुरू के सिस्टम है जिसको हमने क्लोज एंडेड नहीं ओपन एंडेड रखा, बिकॉज डिवीजन ऑफ लेबर की वजह से काम नहीं। देखिए हमें कई ऐसी स्टोरीज दिखाई देती हैं, एक बेचारा गरीब ब्राह्मण, और जहां पर ब्राह्मण किंग्स भी थे, और हमें ये भी दिखाई देता है जहां पर नॉन क्षत्रियस भी किंग बने हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि सिस्टम पूरी तरह से क्लोज एंडेड था, ये सिस्टम ओपन एंडेड था। और इस ओपन एंडेड सिस्टम को क्लोज एंडेड सिस्टम में जातीज और सोशल मोबिलिटीज में डाला गया, और फिर यहाँ पर हमें कई ऐसी जात दिखाई दी जो हमारे वर्णा सिस्टम में नहीं थी। जैसे कुछ ऐसी चीजें हैं, गोड्स विथ एक कास्ट है जिसको हम कास्ट नहीं जाति बोलते हैं। फिर उसके बाद वो कैटेगरीज हमारे वर्णा सिस्टम से टोटली एग्जिस्ट नहीं करती हैं, और हमने इन चीजों को किस में डालना शुरू किया, गिल्ड एंड श्रेणीज। गिल्ड और श्रेणीज का एक सिंपल इंग्लिश में मतलब होता है एसोसिएशंस। व्हाट आर दीज एसोसिएशंस? ये एसोसिएशंस एक बिजनेस के अंदर जब आप जाते हो तो बाहर के लोगों को उस बिजनेस में आप एंटर नहीं करने देते, तो वो सिस्टम बीच में ही फ्लरिश होना शुरू करे, इसलिए गिल्ड्स और श्रेणीज बनाई गई। और सेल्डमली हमें डॉक्यूमेंट्स मिले हैं इसमें हिस्ट्रीज के, स्पेशली कुछ इंस्क्रिप्शंस मिली है 5th सेंचुरी में, और इसमें मध्य प्रदेश के अंदर हमें गिल्ड्स मिली हैं सिल्क वीवर्स के, जो ओरिजिनली गुजरात के थे लेकिन वहां से माइग्रेट करके आए। और उस माइग्रेशन में हमने क्या देखा कि ये लोग कौन थे, इनके बारे में अगर हमने इनके ओरिजिन के बारे में देखना शुरू किया तो ये लोग साइंस की वैदिक नॉलेज थी इनको, और ये हो सकता है ब्राह्मण्स हो। आप सोचिए सिस्टम वाज नॉट ओपन एंडेड क्लोज एंडेड, इट वाज ओपन एंडेड आल्सो, क्योंकि जब भी हम वर्णा को मेंशन करेंगे सिस्टम ओपन एंडेड रहेगा ही रहेगा, ठीक है ना। लेकिन ये सिस्टम हो सकता है कहीं ना कहीं पर जाकर के क्लोज एंडेड में कन्वर्ट होता है जब ये जाति में कन्वर्ट होना शुरू होता है। और गिल्ड और श्रेणीज ने भी इस सिस्टम को ओपन एंडेड को क्लोज एंडेड में ही धीरे धीरे कन्वर्ट करना शुरू कर दिया था। उसके बाद हम वर्णास में देखना शुरू करते हैं, वर्णास में इंटीग्रेशन होना शुरू हुआ। आप सोचिए जो एकलव्य की स्टोरी है, मैंने आपको पहले भी बताया था, उसको हम दो नजरियों से देखेंगे, एक नरेशन में और एक डिडक्टिक के अंदर। और फिर हम लोग इसमें जो स्टोरी देखते हैं किसकी, द्रौपदी की जो मैरिज है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट तौर पे, और इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट हमें स्टोरी दिखाई देती है गौतम बुद्धा की, पेज नंबर 66 के ऊपर। ये सिस्टम को आप सोचिए, गौतम बुद्धा वो सच एन इंटेलिजेंट गॉड या इंटेलिजेंट पर्सन, उन्होंने हिंदू धर्म के कभी भी अगेंस्ट नहीं बोला। वो सोशल और एविल प्रैक्टिसेस को इस तरीके से डिपिक्ट करते रहे जिसमें उन सोशल और एविल प्रैक्टिसेस को कैसे ठीक किया जाए और कैसे उनको इम्प्रूव किया जाए, उसके लिए उन्होंने बात करी। He was not in any challenging mode कि किसी भी धर्म या किसी भी रिलीजन को किया जाए। और ऐसे ही उन्होंने एक स्टोरीज बताई हमारे को, जो मनुस्मृति में हम लोग देखते हैं, जो ड्यूटीज दी गई थी चांडाल्स को कि चांडाल्स क्या काम करेंगे, बुद्धिस्ट मॉन्क्स जो हैं। देखिए स्टोरीज हम लोग ऑथेंटिक सोर्सेज को बहुत ज्यादा मान के चलते हैं। मैंने आपको क्या बताया कि किसी भी स्टोरी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है उसका सोर्स। वो सोर्स कहाँ से आया है, वो सोर्स सबसे ऑथेंटिक 3-4 हो सकते हैं, बट उसमें भी हम फाइनलाइज क्या करते हैं कि वो सोर्स क्या संस्कृत है। अगर वो सोर्स संस्कृत है तो हम इस चीज को बहुत अच्छे से समझ लेते हैं कि वो सोर्स सबसे पुराना हो सकता है। मे बी इतना एक्यूरेट नहीं होगा लेकिन सबसे पुराना सोर्स तो वही होगा। और फिर उसमें बोधिसत्ता एज अ चांडाला 67 पेज, आपको देखिए इसमें बोधिसत्वा लिखा है, बोधिसत्ता, इसमें बुद्धा नहीं लिखा, क्योंकि यहाँ पर गौतम बुद्धा बन चुके थे बोधिसत्ता। और यहाँ पर उनके जो कपड़े हैं, उनका जो वेशभूषा है वो टोटली डिफरेंट है उस इंडियन ओरिजिन से, इंडियन चीजों से हम इसको टोटली डिफरेंट देखते हैं। ये स्टोरीज हैं, ये पैराग्राफ क्वेश्चंस हैं, पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस हैं, ये मैं आपको बिल्कुल कराऊंगा। और फिर उसके बाद हम लोग पेज नंबर 68 पर आते हैं,
यहाँ पर हमने मनुस्मृति में देखा, ये जेंडर एक्सेस टू प्रॉपर्टी है। मनुस्मृति में प्रॉपर्टी को किस तरीके से कंट्रोल कौन करेगा, वुमेन को कैसी कैसे अपनी प्रॉपर्टीज एक्वायर करनी है, ये सिस्टम इतना अच्छे तरीके से बताया गया कि हम लोग आज भी इन्हीं सिस्टम्स को फॉलो कर रहे हैं कि एक स्त्री धन क्या होता है। अ वुमेन्स वेल्थ दैट कुड बी इनहेरिटेड बाय द चिल्ड्रन विदाउट द हस्बैंड हैविंग एनी क्लेम ऑन इट। एट द सेम टाइम मनुस्मृति ने ये भी बताया कि वो कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी या कोई भी ऐसी चीज एक्वायर नहीं कर सकते जो उनकी हस्बैंड की परमिशन के बिना हो। और ये वुमेन और मेन के बारे में भी बताया गया, हाउ दे कैन एक्वायर देयर प्रॉपर्टीज। आप इसके बारे में इस चैप्टर्स में या बाकी टॉपिक्स में जो भी आपको प्रॉब्लम्स होंगी, यू कैन कॉन्टेक्ट अस। जैसे पेज नंबर 72 में है सोशल डिफरेंसेस। सोशल डिफरेंस थ्योरी जो है, हम लोग सुत पिताकाज में स्टोरी देखते हैं, जो हमने गौतम बुद्धा के अलग अलग तौर से सुनी थी स्टोरीज। ये तीनों स्टोरीज जो है अलग अलग गौतम बुद्धा की टीचिंग्स को लेकर के, उनकी लाइफ साइकिल को देख करके, जो उन्होंने अपने किस तरीके से अपने यहाँ पर रिचुअल्स रखे हुए थे जो उनके भिक्षुस और भिक्षुणीज थे उनके लिए। और तीसरा उसमें फिलोसफिकल आइडियाज, जहाँ पर गौतम बुद्धा को लार्जर देन लाइफ इमेज बनाना था। और वो लार्जर देन लाइफ इमेज क्या थी, गौतम बुद्धा को किस तरीके से बाहर भेजा जाएगा उनकी टीचिंग्स के साथ, उनकी स्टोरीज के साथ, जो बाकी लोगों को कोरिलेट कर सके। और गौतम बुद्धा जो है किस तरीके से थेरावादिन्स जो है वो बड़े स्ट्रक्चर में दिखाई दिए। सोशल डिफरेंस थ्योरी में इन चीजों को बताया गया। और ये सब टीचिंग्स जो है महाभारत में हमें नरेशन और डिडक्टिव दोनों में दिखाई देती हैं। अगेन आई एम सेइंग यू, आपको कोई भी प्रॉब्लम हो ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट्स में, यू कैन कॉन्टेक्ट अस ऑन हब ऑफ ह्यूमैनिटीज बाय मनीष सर। आप फोन नंबर है 9811373532। यू कैन कॉन्टेक्ट अस ऑनलाइन एंड ऑफलाइन बोथ। और प्लीज इसको लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम ज्यादा से ज्यादा आप लोगों तक मिल सके और आपके नोट्स, क्वेश्चन आंसर्स और आपकी सारी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर सके। थैंक्स अ लॉट।